रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिए हुए क्यूआर को स्कैन करके हमें भरपूर आर्थिक सहायता देकर अनुग्रहित करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी हल्द्वानी के दंगों में जो बात सामने आई है और वो ये आई है कि किस प्रकार से इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हल्द्वानी में एक कांग्रेस के राजनेता द्वारा, जी हाँ, इंदिरा पाठक उर्फ इंदिरा हृदयेश, जो कि नारायण दत्त तिवारी जी की बहुत करीबी थी, उनके द्वारा एक बिल्कुल सुनियोजित योजना के तहत वहाँ की डेमोग्राफी बदली गई। जी। और उसके परिणाम में आप देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा इलाका, जिसको बनभूलपुरा कहते हैं, वो किस प्रकार से एक तरह से एक विदेशी टेरिटरी में परिवर्तित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका उपचार नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं, एक सूचना आई है आज, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि असम में 1,60,000, जी, थोड़े बहुत नहीं, 1,60,000 व्यक्तियों को विदेशी घोषित कर दिया गया है। और वो जो विदेशी घोषित किया गया है, वो उसी फॉरेनर्स एक्ट में किया गया है, जिसको जो कि पूरे भारत में लागू है। तो मेरा ये लोगों से अनुरोध है कि भई यदि विदेशी घोषित किया जा सकता है असम में, तो केवल इच्छा शक्ति ही तो चाहिए। असम का जो उदाहरण है, वो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? उसके अतिरिक्त 96,000 लोगों को डाउटफुल्स यानी संदेहास्पद वोटर घोषित कर दिया गया है। सही में देखिए तो थोड़ा-सा जी इस फॉरेनर्स एक्ट में यदि आप परिवर्तन करके ये जितने भी इल्लीगल्स हैं, आप न केवल इनको चिह्नित कर सकते हैं, अपितु इनको आप पूरी तरह से अपने वोटिंग सिस्टम में से अलग कर सकते हैं जी। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या जब जो सबसे ज़्यादा भारत में इल्लीगल्स की वहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ पर जो राजनेता है, वो इनको अपना वोट बैंक बनाकर स्थापित करना चाहता है। आप इसको कई स्थानों पर देख सकते हैं। ये जब से उत्तराखंड राज्य बना, तो उस उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद में ये बहुत ही गंभीर रूप से ये कार्यक्रम चालू हुआ। कांग्रेसियों ने किया, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी वहाँ पीछे रहे हों। देहरादून इत्यादि में भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ मेयर इत्यादि रहे हों, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। आप किसी भी व्यक्ति से आप देहरादून में पूछ सकते हैं। यदि कोई सुन रहा हो उत्तराखंड से, तो कृपया टिप्पणी कर दे नीचे और ये बता दे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और चूँकि छोटा राज्य है, इसलिए अपेक्षाकृत कम संख्या में भी यदि इल्लीगल्स आ जाते हैं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप 5,000 लोग भी लाके बसा देते हो, तो उससे अंतर पड़ता है। तो वो एक इंसेंटिव हो जाता है। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, पुष्कर धामी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। असम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2-3 काम कर दिए हैं वहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने, जो कि बिल्कुल लंबे समय तक असम को ये जो मैं कहूँ कि श्राप है इल्लीगल्स का, उससे वो बचाए रखेंगे। कैसे बचाए रखेंगे? एक तो वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ है, वो डिलिमिटेशन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कराया गया है हिमंत बिश्व शर्मा जी के
सौजन्य से हेमंत विश्व शर्मा ने उसमें पूरी रुचि ली, उसको पूरी तरह से जो वहाँ के जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, उनको ऊपर नहीं छोड़ा। पूरा जो साथ में जो ऑफ़िशियल टैब्यूलेशन होता है, उसमें व्यक्तिगत रुचि लेके ये निश्चित किया कि वहाँ की जो 14 सीटें हैं, उसमें से जो मुस्लिम सीटें हैं, वो 2 सीटों में सिमट जाएँ। अब वो डुबरी, ग्वालपाड़ा इन 2 सीटों के अतिरिक्त मुस्लिम वीटो और किसी सीट पर नहीं रह गया है। जिस प्रकार से सिलचर इत्यादि की सीटों का भी डिलिमिटेशन हुआ है, उसमें भी मुस्लिम वीटो अब नहीं रह गया है। तो पार्लियामेंट की जो 14 सीटें हैं, उसमें से ये 2 सीटों तक लिमिट हो गया है, तो सारी की सारी इनकी जो इन्फ्लुएंस है, वो कम हो गई है। जो नगाँव इत्यादि जो सीट्स हैं, उनको बचा लिया गया है पार्लियामेंट में। इसी तरह से जो 126 सीटें हैं विधानसभा में, उस विधानसभा में डिलिमिटेशन इस प्रकार से किया गया है कि केवल 27 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य हैं। अब उसमें भी एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा और वो ये कर रहे हैं कि देखिए, अभी तक सभी की यह एक रही है हमेशा से कांग्रेस की कि साहब मुसलमानों को एक करो और हिंदुओं को जातियों में विभाजित करो। हेमंत बिश्व शर्मा इसका उल्टा कर रहे हैं। वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं और मुसलमानों को विभाजित कर रहे हैं। वो मुसलमानों को कैसे विभाजित कर रहे हैं? वो मुसलमानों को देशी मुसलमान और मियाँ मुसलमान में विभाजित कर रहे हैं। इन्होंने एक जातिगत एक जाति गणना आरंभ करवाई है और वो जाति गणना केवल और केवल मुसलमानों में करा रहे हैं और जाति गणना किसकी करा रहे हैं? वो करा रहे हैं देशी मुसलमानों की। यानी एक बांग्लादेशी मुसलमान और एक देशी मुसलमान, असमिया मुसलमान। और अब असमिया मुसलमान और देशी और बांग्लादेशी मुसलमान में वो विभाजन करा रहे हैं। ये कार्य जयपुर डायलॉग्स ने भी आरंभ किया था, लेकिन जो हमारे ही कुछ लोग हैं, उन्होंने उसको अन्यथा लिया। समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि वो देखा जाए तो उसको कुछ-कुछ समझ में आया भारतीय जनता पार्टी के भी, लेकिन जो पसमानदा और अशराफ इनके बीच में जो एक नेचुरल फ़ॉल्ट लाइन है, उस फ़ॉल्ट लाइन को बढ़ाने के लिए उन्होंने अशराफ को ही लगा दिया काम पे। तो अशराफ को क्या चाहिए? अशराफ को तो पसमानदा अपना चाकर हमेशा से मानता रहा है, तो वही काम उसको नेचुरली दे दिया, तो वो सारा काम खत्म कर दिया। इसमें आप एक काम ये निश्चित रूप से कर सकते हैं, कई स्थानों पर कर सकते हैं और उसके लिए ये जो अशराफ का जो टूल है, यानी कि पूरा का पूरा ये आपका मुल्ला मौलाना क्लास, वो जो उलट-पुलट जो बातें जो सब पढ़ाता है, जो हेट टीचिंग करता है, उस हेट टीचिंग को टारगेट करने के लिए वैसे पहले से ही बहुत सारे कानून हैं, लेकिन स्पेसिफिकली और भी बनाकर आप उनको टारगेट यदि करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो ये पसमानदा समाज है, ये लीडरलेस हो जाएगा और इसको जो रिलीजियस लीडरशिप जो है, उससे अलग करने की आवश्यकता है। ये काम असम में बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। उन्होंने सारे मदरसे बंद कर दिए। जो बिना एड वाले मदरसे हैं, उनके ऊपर भी सर्विलेंस लगा दी और उनका घोषित टारगेट है कि वो सारे मदरसे बंद करेंगे। वो कहेंगे ये स्टेट का काम नहीं है मौलाना पैदा करना। मदरसा बोर्ड इत्यादि है, उससे जो भी एड वगैरह जो मिलती थी, वो सब बंद कर दी। तो ये रेडिकलाइज़ेशन जो सरकारी मदद से चलता था, वो रेडिकलाइज़ेशन हिमंत बिश्व शर्मा ने बंद कर दिया। उनको इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई गुरेज है, ना किसी प्रकार का कोई भी हिचक है ये कहने में कि हम मदरसा नहीं चलने देंगे। मदरसा नहीं चलने देंगे, साथ के साथ वो जो बाल विवाह है, उसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया गया। अब वहाँ पर मियाँ भाई लोग जो हैं, वो जो 14 साल की बच्चियों का विवाह करके उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाते हैं और डेमोग्राफ़ी बढ़ा-बढ़ा के जो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उसको समझ गए हेमंत बिश्व शर्मा और उसको टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह से
जैसा मैंने आपको बताया, फ़ॉरेनर्स को भी आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और हालात ऐसे कर दे रहे हैं कि किसी बांग्लादेशी को कोई इंसेंटिव नहीं है अब इधर आने में। और खुद ही कह रहे हैं भई अगर बांग्लादेश की जीडीपी भारत से अच्छी है, पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छी है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ वापस जाओ। जहाँ से आए हो, वहाँ वापस जाओ। इसी तरह से ये रोहिंग्या यहाँ क्या कर रहे हैं? अब रोहिंग्या जितने भी हैं, जैसे भी हैं, 40-50 हज़ार हैं या लाख हैं, हमें पता नहीं। वैसे लोग भी बहुत इसकी संख्या बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि टोटल जो रोहिंग्या थे, जब वहाँ से भागे थे, तो टोटल संख्या रोहिंग्या की म्यांमार के सेंसस के हिसाब से 10 लाख थी। तो अब 10 लाख में लोग यहाँ कहते हैं करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए, तो भैया 10 लाख तो पूरे थे, उसमें से 8 लाख जो हैं वो बांग्लादेश के कैंपों में पाए जाते हैं और उसके अतिरिक्त बहुत सारे जो हैं इधर-उधर भागे हुए हैं, कोई मलेशिया गया हुआ है, कोई इंडोनेशिया गया हुआ है, कोई और कहीं गया हुआ है, तो कुछ अभी वहाँ म्यांमार में ही बचे हुए हैं। भारत कितने आ गए होंगे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन बांग्लादेशी जो हैं वो पुराने ज़माने से बहुत आए हुए हैं और विशेषकर पश्चिम बंगाल में उनको बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की एक ऐसी समस्या है कि वहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह से एक तरह से जो है वो देश विरोधी हो रही है, अराष्ट्रीय हो रही है। उसका क्या करना है ये मुझे लगता है कि तीसरे टर्म के लिए जो बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं मोदी जी, उसमें से एक ये बड़ा फैसला ये भी होना चाहिए कि इस प्रकार की जो सरकारें हैं, जो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। जो इनको एक तरह से छूट दे रखी है कि उनको डिसमिस नहीं किया जाएगा, उनको यह भय तो देना ही पड़ेगा कि यदि आप राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिसमिस नहीं किया जाएगा। आज ही जैसे डीएमके का जो किस्सा हुआ बताइए उन्होंने राष्ट्रीय गान वहाँ पे राष्ट्रगान नहीं गवाया, ये हालत हो गई है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे जो डेमोग्राफी इन्वर्शन हो रहा है, उसे रोका जा सके और जो हेमंत बिश्व शर्मा जो रास्ता दिखा रहे हैं, उसका अनुकरण, उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।